Hello to all my dear students, hello to all my dear kabutars. Welcome back to our platform, that is Chemistry by Saloni Singh. And yes, what we are doing is exclusively term 2 के बच्चों के लिए हमारा 7 days challenge और ये है आपका day number 2. So how are you people and how is your जोश? I hope you people are filled with super high energy क्योंकि हमने already इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर ली है ख़त्म. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसने भी नहीं देखी है 7 days चैलेंज की स्पेशल प्लेलिस्ट मैम ने ऑलरेडी बना दी है. प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट टू वॉच द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी बच्चे यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, सबसे पहली और ज़रूरी बात कि आपकी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए. तो अपने इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि आपके लाइक से ये और भी बहुत सारे बच्चों तक पहुँचेगा जिनको इस तरह के वन शॉट सीरीज़ और वन शॉट सेशंस की डेफिनेटली एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ही सख्त ज़रूरत है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, येस ऑफ कोर्स मैम ने आपके लिए एक्सक्लूसिवली डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए टॉपर्स बैच की अनाउंसमेंट करने वाली है. आफ्टर दिस वीडियो हम एक और वीडियो आपको देंगे जहां पर एक्सक्लूसिवली 25 ऑफ मार्च से टॉपर्स बैच स्टार्ट होने वाला है. और वो कहां पर स्टार्ट होने वाला है? सलोनी सिंह केमिस्ट्री एप्लीकेशन पर. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि भाई जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं चैनल पर, वो और इनफैक्ट आई टेक लाइव टेलीग्राम सेशंस ऑल्सो जहाँ पर हम आपसे इंटरेक्ट करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो आई होप कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स लेकर रेडी है डे 2 में धमाल मचाने के लिए. केमिकल काइनेटिक्स फटाफट से सरपट देखेंगे हम कि कैसे हमें केमिकल काइनेटिक्स को शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है. तो बच्चा ऑल ऑफ यू आर रेडी? जितने भी बच्चे रेडी हैं, मुझे चैट सेक्शन में जो भी बच्चे देख रहे हैं #OP दिखना चाहिए मुझे. जितने ज़्यादा #OP होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हाई होगी. सो पास योर माइंड एनर्जी टू योर्स एंड योर्स एनर्जी टू अदर्स, ताकि हम टर्म 2 में टारगेट मार्क्स लेकर आ पाएँ अपने 35 on 35. सो हियर वी गो. चलिए शुरुआत करते हैं 7 days चैलेंज केमिकल काइनेटिक्स डे 2 वन शॉट सीरीज. अब बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लव टू टेल यू कि कौन सा ऐसा मेजर सेगमेंट है केमिकल काइनेटिक्स का जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और न्यूमेरिकल आता है. थियोरी में भी क्या आता है वो भी मैम आपको बताते रहेंगे. 1 मार्क के कैसे क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क के कैसे क्वेश्चन होंगे, एवरीथिंग आई विल टेल यू. सो डोंट वरी एट ऑल. फिजिकल केमिस्ट्री का ये है चैप्टर नंबर 2. ओके, जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स करने बैठे बच्चों, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आपको कितनी देर में कवर कर लेना है और उसका कितना वेटेज सेगमेंट है. ओके, तो सबसे पहला टॉपिक जो इसके अंदर हम कवर अप करेंगे वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन. जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक्स हम डेफिनेटली कवर करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका रेट कांस्टेंट, जिसके यूनिट डेरिवेशन से क्वेश्चन आता है. रेट कांस्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन से डिफरेंस आता है. ठीक है. तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा इस चैप्टर का, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. फिर बच्चों हमें करना है मॉलिक्यूलैरिटी, जिसमें डेफिनेटली सिर्फ उसका डेफिनेशन और कुछ बेसिक पॉइंट्स आएंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस आएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक, दैट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन वो आपको किसके लिए आना चाहिए? तो वो आपको आना चाहिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों और 1st ऑर्डर रिएक्शन के लिए आना चाहिए. 2nd ऑर्डर इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो टेंशन इज सॉर्टेड. एंड 6th इंपॉर्टेंट टॉपिक एक जो है आपके पास वो है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और उसके अंदर भी आपको स्पेसिफिकली 2 फॉर्मूलाज 1st ऑर्डर के लिए एंड 0 ऑर्डर के लिए करना है. दैट्स ऑल.
अगर ये 6 टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आपका केमिकल काइनेटिक्स में कहीं पे भी कोई हाथ पकड़ के मार्क्स नहीं काट सकता है। और ये सारी चीज़ें करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही आप वन शॉट पूरा अच्छे से कंप्लीट करें उसके बाद आप क्या लेकर बैठेंगे, NCERT की एक्सरसाइज और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जिसे आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और वो सॉल्व करने के बाद आप न्यूमेरिकल में भी पारंगत हो जाएंगे। तो भैया टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज योर सलोनी मैम इज हियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आ जाइए बच्चों। इससे पहले कि मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये बताना कि एग्जैक्टली केमिकल काइनेटिक्स है क्या बेटा, है ना। केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हो आप? देखो आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे 11th में, थर्मो है, देन इक्विलिब्रियम है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये क्या बताते हैं कि यार रिएक्शन कितने रिएक्शन कैसी, मतलब किस कॉन्सेंट्रेशन पे कंप्लीट होगा, रिएक्शन के टाइम पे अगर आपको रिएक्टिंग स्पीशीज़ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, अगर रिएक्शन होती है तो वो किस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन पे होगी। ये सारे सवालों के जवाब थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम में मिलते हैं। लेकिन रिएक्शन किस स्पीड से होगी, किस रफ्तार से होगी, उसे जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? केमिकल काइनेटिक्स। सो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स deals with the speed with which reaction proceed, speed with which the reaction proceed. ओके, ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन। चलिए अब इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, वो है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बेटा, रेट को आप कैपिटल R से डिनोट करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? चेंज इन concentration with respect to time, change in concentration with respect to time, that is known as rate of chemical reaction. अब concentration क्या होगा, आ जाइए देखते हैं। मान लीजिए ये आपका R रिएक्टेंट है और ये P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़े ड्यूरेशन के बाद क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा जैसे जैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। तो हम इसे डेफिनेशन को और क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यू कैन राइट इट एज इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ये दोनों बातें जो मैंने लिखी हैं, इसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दैट वी नीड टू चेक आउट। सो पे अटेंशन केयरफुली। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट को हम यहाँ पर R से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, R2 माइनस R1, करेक्ट। ओके, वैसे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को भी कैसे निकालोगे, P2 माइनस P1। अब ये जो चेंज आया है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आया होगा, तो चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल you will write it as T2 माइनस T1। अब ये जो भी चेंज है इसको मैं शॉर्ट में कैसे एक्सप्रेस करूँगी, तो अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। डिक्रीज टर्म को नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, माइनस अंदर क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। कई बारी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे कि आपकी इंटेक्स्ट में ही एक न्यूमेरिकल है जहाँ पर आपको दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दी है, इनिशियल और फाइनल, दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया है, नहीं भी दिया है तो मान लीजिए 60 सेकेंड्स के बाद पूछा है तो 60 माइनस 0 करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यूजुअली हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। इसको मैं और शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, तो रेट इज इक्वल्स टू
this small change can be denoted by minus delta R by this change can be denoted by delta T. The rate of reaction is defined as decrease in concentration of reactant with respect to time. Finish. अब यही चीज प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते हैं बच्चों. So I will write here as प्रोडक्ट के केस में क्या है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव आएगी. पॉजिटिव साइन को बार बार लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर लिखते हो तो भी सही, नहीं लिखते हो तो भी सही. तो ये हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. तो आई कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाय डेल्टा T. फिनिश. अब क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों कौन से फेज में है बच्चों, एक्वस फेज में है, इसीलिए हमें यहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ा. जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है. अगर मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो वहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन ना लेकर क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस लेंगे. फाइन. चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट से आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव अहेड करते हैं. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट निकालें, बड़ा ही सिंपल है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. व्हाट इज आर? कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, और टाइम किस में मेजर करते हैं बच्चों, सेकेंड्स में. तो आई कैन राइट हियर एज मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 एज इट्स यूनिट. वेरी सिंपल, इजी था, कोई डाउट नहीं है. अगर मान लीजिए यहाँ पर रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए बाई डेल्टा टी है, तो प्रेशर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, प्रेशर को आप बार में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एटीएम में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आप लिखेंगे बार सेकेंड रेज टू -1 और यू कैन राइट इट एज एटीएम सेकेंड रेज टू -1. फिनिश. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया. अब देखिए इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से देखते हैं. एक क्वेश्चन दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज योर नाइट्रिक ऑक्साइड, is 3.6 into 10 to power minus 3. Find the rate of disappearance of oxygen. क्वेश्चन सारे बच्चों को एकदम क्लियर है, तो हम इस क्वेश्चन को ज़रा स्मार्टली सॉल्व करते हैं. ठीक है, ओके. पहले इसका एक्सप्रेशन लिखते हो बेटा, तो रेट का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा. देखो एक और चीज़ याद रखो, मैंने यहाँ पर कहीं पे भी कोफिशिएंट नहीं लिखा है. जब भी कोफिशिएंट आता है इसे हमेशा डिवाइड करना होता है, क्योंकि हम 1 मोल के कंपोनेंट के लिए चीज़ें मेजर करते हैं. यहाँ पर 4 मोल है, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगी -1/4 डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ O2 बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट साइड है तो पॉजिटिव होगा, तो आई कैन राइट 1/4 डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, एंड वाटर के लिए मैं लिखूंगी दैट इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ H2O डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी. ये एक्सप्रेशन सारे बच्चों को क्लियर है, आई होप सो. ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन. हमेशा याद रखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की जब भी बात हो उसमें कोफिशिएंट की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है. तो चलिए जो मैंने बोला है उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं. यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि हमें आंसर नाइट्रिक ऑक्साइड के टर्म में निकालना है. ये हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी. करेक्ट, ओके. अब यहाँ पर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, यानी ये वाली वैल्यू दी है, कोफिशिएंट इंक्लूडेड नहीं है. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 to power -3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट इसका कितना है 4. इस पूरे की वैल्यू दी है, हमें इसे 4 से डिवाइड करना होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. वेरी सिंपल. अच्छा अब आगे बढ़ते हैं. अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को बोला होता तो ऐसे आप निकाल लेते. दूसरा टॉपिक,
फाइंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी मुझे क्या करना है, अब इन दोनों केसेस को कंपेयर करना है। तो आई विल टेक इट अप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, आ जाइए। ओके, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चा माइनस डेल्टा ऑफ O2 बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा बच्चों, तो जो भी वैल्यू होगी एक्चुअली इसके इक्विवेलेंट होगी। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होता तो वो इधर चला जाता, मान लीजिए यहाँ पर 1/2 होता तो 2 उधर जाता, फिर आप उसको सॉल्व करते। यहाँ पर अभी कोई हाल फिलहाल कोफिशिएंट नहीं है, तो आपको सिंपल यही वाली वैल्यू यूज़ करनी है, 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 4, ठीक है, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 0.9 इंटू 10⁻³ मोल लीटर रेज़ टू -1 सेकेंड रेज़ टू -1। फिनिश। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? देख लिया आपने अच्छे से, सब कुछ एकदम दिमाग में बिठा लिया है। बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल था। ये नोट सारे टेलीग्राम पे मिलेंगे। और रही बात न्यूमेरिकल की, तो ऐसे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है तो टॉपर्स बैच में जुड़ जाइए, नीचे ऐप की लिंक दी है, ठीक है, आ जाइए। चलिए, न्यूमेरिकल्स तो खैर हम करते रहेंगे, क्यों? क्योंकि वन शॉट है तो हम ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं ले पाएंगे। आ जाइए, लेट्स टेक अप द नेक्स्ट केस। देखिए बेटा, जब भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करती हूँ, मैंने 2 एस्पेक्ट डिस्कस किए आपसे कि यार यहाँ पे ना रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बच्चा डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो ये दोनों चीज़ मैं ग्राफ के थ्रू दिखा सकती हूँ। रिएक्टेंट यहाँ देखिए, आई विल शो यू थ्रू द ग्राफ हियर, आई विल मेक इट अप, ठीक है। वैसे बना हुआ है लेकिन फिर भी बनाने में मज़ा आती है ना, क्योंकि आपको समझने में मज़ा आती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर ले लिया बेटा टाइम। क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टॉप नॉच पे था, लो टॉप नॉच पे ले गए, धीरे धीरे टाइम के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होता चला गया, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अब बताओ प्रोडक्ट के साथ क्या हुआ होगा? मैम प्रोडक्ट आप वाइट लाइन से बनाओ, लो ले लिया। प्रोडक्ट बेटा इनिशियली 0 कॉन्सेंट्रेशन पे था, जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट को शो कर रहा है और ये वाला ग्राफ प्रोडक्ट को शो कर रहा है। समझ गए? दोनों को सेपरेटली यहाँ पर डिनोट किया गया है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, पहला आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है आर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। जब भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो हम उसे आर एवरेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं लैब में हूँ, मैंने आपको कोई काम दिया है, मैंने बोला कि एग्जैक्ट 12 बजे आपको इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मेजर करनी है, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, देखिए ध्यान से, आपने एग्जैक्ट 12 बजे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया तो आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन मिला C1 एट टाइम T1, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने बोला जैसे आपने दोपहर को 12 बजे ये कॉन्सेंट्रेशन निकाला है वैसे ही शाम के 5 बजे कॉन्सेंट्रेशन निकालो। तो ये शाम के 5 बजे, ठीक है, और आपने इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाला, ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन आया C2। गेटिंग इट? तो भाई आपको क्या निकालना होगा, आर एवरेज। तो आर एवरेज विल बी इक्वल्स टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, हाँ। तो ये साइन ऑलरेडी नेगेटिव होगी क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको एकदम चमक गया होगा। यही चीज़ अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखोगे, आर एवरेज फॉर द केस ऑफ
प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के केस में देखो तो पहला ले लेते हैं P1 कॉन्सेंट्रेशन, P1 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T1 एंड P2 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T2। तो मैं क्या लिखूंगी, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, खत्म। ये प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख दिया। तो एवरेज रेट में तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं मैम ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आर इंस्टेंटेनियस इज द रेट ऑफ रिएक्शन at a particular instance of time, at a particular instance of time। चलिए इसे भी देख लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो आर इंस्टेंटेनियस अगर आपको निकालना है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। यानी मान लीजिए ये टाइम टी है, तो इस टाइम टी पे आपको सी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। चेंज इन टाइम बहुत छोटा सा है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इस स्लोप का टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इस स्लोप का जो आप टेंजेंट बनाओगे, ठीक है, तो दैट विल गिव यू आर इंस्टेंटेनियस। तो आर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू, आई विल राइट स्लोप, ओके, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, दैट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब आप बोलोगे मैम दोनों में रिलेशन क्या होता है, आर एवरेज और आर इंस्टेंटेनियस, वो भी बता देते हैं। तो बेटा याद रखिए, आर एवरेज इज इक्वल्स टू आर इंस्टेंटेनियस व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम इंटरवल लगभग ज़ीरो के इक्वल है, तब आपका आर एवरेज आर इंस्टेंटेनियस के इक्वल होगा। अगर और अच्छे से आपको आर इंस्टेंटेनियस डिनोट करना है, तो एवरेज को तो मैं डेल्टा साइन से डिनोट करूँगी, ये हो गया माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस तो माइनस डी सी बाई डी टी, where this D denotes a very small change, infinitely small change। बहुत ज़्यादा छोटा चेंज होता है ना, तो उसको D से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा चेंज होता है तो डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये आर एवरेज हो गया। चलिए बहुत ही बेहतरीन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। मज़ा आई यहाँ तक। अब आ जाइए, लेट्स टॉक अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से इन्फ्लुएंस होगा। सो पहला चेंजेस विथ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड changes with temperature, ठीक है। तो ये दो मेजर चेंजेस है जिस पे ये डिपेंड करता है। आई डोंट थिंक इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो हम इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। And what I want to take you up to the next topic is, my dear students, just hold on for 1 minute, I will check it out. Okay. फाइन, नो इश्यूज, वी विल कंटिन्यू लाइक दैट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप सारे एक्सप्रेशन आपको लिखने आ गए। एक लास्ट एक्सप्रेशन खुद से ट्राई कर लो। H2 + I2 गिव्स 2HI है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, रेट का एक्सप्रेशन लिखना है इसका। तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा I2 by delta T is equals to plus of 1/2 delta HI by delta T। फिनिश, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से गो थ्रू कर लिया बेटा। अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट आई वांट टू टेक यू इज व्हाट डू यू मीन बाय रेट कांस्टेंट या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। तो मुझसे खुशी टिकानिया करके एक स्टूडेंट है,
उसने अभी थोड़े दिन पहले ही डाउट पूछा कि मैम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और रेट लॉ एक्सप्रेशन से ये कैसे डिफरेंट है। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। ये देखिए बेटा, आपके पास A मोल्स ऑफ A है, B मोल्स ऑफ B है, गेटिंग कन्वर्टेड टू C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू शो इज, ये देखिए, ओके, rate of the reaction is directly proportional to concentration of reacting species raised to the power of their coefficient। बात समझ में आई? What do you mean by law of mass action? It states that rate of reaction is directly proportional to concentration of reacting species raised to the power of their coefficient, raised to the power of coefficient। यानी यहाँ पर जो आप पावर यूज कर रहे हो ना, वो कोफिशिएंट के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन। ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपने कहाँ पर पढ़ा होगा? इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होता है, ठीक है, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन से कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर मान लीजिए सेम रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। Here the rate of reaction is directly proportional to concentration of reacting species raised to some power, and that power is not equal to coefficient. It may और इट मे नॉट बी इक्वल टू कोफिशिएंट, क्योंकि ये जो पावर्स हैं दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। आई होप आई मेड इट वेरी वेरी क्लियर। वेयर एक्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए, एक्स मे और मे नॉट बी, एक्स एंड वाई दोनों लिख लो तो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। x and y may or may not be equals to a and b। समझ गए? यहाँ पर जो x and y है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन और ये लॉ ऑफ मास एक्शन बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर कोफिशिएंट ही पावर होता है, यहाँ पर कोफिशिएंट पावर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट्स ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। अब डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बिफोर आई मूव ऑन दिस टॉपिक, आई थिंक मेरे को इसको, इस स्लाइड को थोड़ा सा शफल करना पड़ेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, हम शफल भी कर लेंगे। हाँ जी, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, अब हम यहाँ पर कंटिन्यू करते। दिस आई हैव टेकन द लास्ट एंड नाउ वी कैन कंटिन्यू हियर। ओके, आ जाइए। क्योंकि हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन देख लिया तो अब हम इस पे से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। Rate is directly proportional to A की पावर X and B की पावर Y according to rate law expression. Now, when you will remove this proportionality, you will get K, that is known as rate constant. This K is known as बच्चों rate constant. So how will I define rate constant, ma'am? Very simple. Rate is equals to K when the concentration of the reacting species is unity. Write down rate constant is equal to rate of reaction when concentration of reacting species is unity. Species is unity यानी कि 1, करेक्ट है ना? रिएक्टिंग स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड ओके।
So basically what I can write about rate constant. देखिए बेटा, रेट कांस्टेंट क्या है? ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा दी. दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. रिएक्टिंग स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. करेक्ट. तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट changes with change in temperature. जैसे जैसे तापमान चेंज होगा रेट कांस्टेंट की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी. K changes with चेंज इन रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी. और पांचवा, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी कांस्टेंट नहीं रहती. तो रेट कांस्टेंट चेंजेस, के चेंजेस इट्स यूनिट बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. करेक्ट. अब आप पूछोगे मैम सब कुछ पढ़ाया आपने लेकिन अभी तक हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताया, तो प्लीज़ वो बता दीजिए. तो आ जाइए बच्चा, ये जो आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है ना, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x एंड b की पावर y, यहाँ पर जो सम होगा इनके पावर्स का, that will be equals to order of reaction. So I will write heading here, order of reaction. Write down the statement. The sum of the power of reacting species in rate law expression is called as order of reaction. करेक्ट. अब यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आई विल राइट हियर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ द पावर्स, तो दैट इज x प्लस वाई. फिनिश. ये स्टेटमेंट भी खत्म. इजी था, वेरी सिंपल. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट आ जाइए. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है. अब हम कुछ एक्सप्रेशन देखेंगे जहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. तो R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x एंड b की पावर y, वेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. अब हमें कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने हैं? नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टडी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. करेक्ट. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? रेट का एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू के, यहाँ पर a है और a की पावर अगर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके. जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर पावर 0 होता है तो उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है. तो इस केस में R आपके K के इक्वल होगा. ठीक है. यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज. तो दैट्स ऑल अबाउट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. इन द सेम वे अगर मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन लिखना होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो R विल बी इक्वल्स टू K, यहाँ पर A की पावर 1 होगा. Now the rate of reaction is directly proportional to concentration of reacting species, to concentration of reacting species. I hope बच्चा लोग आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, है ना? यहाँ तक कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर हुआ होगा. अब मैंने एक और बात आपको बताई थी यहाँ पर पीछे. क्या बताया था कि ये जो K है
इसकी यूनिट बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ज़रा इसकी यूनिट बदल के देखते हैं फटाफट से। ठीक है मैम, आ जाओ बच्चों। तो पहले लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर। के की यूनिट्स, आई वुड राइट इट बेटर वे, के की यूनिट्स है ना। तो पहले हम ले लेते हैं ज़ीरो ऑर्डर के लिए। देखो किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, बस मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, देन यू कैन यूज़ इट। r इज इक्वल्स टू के, ए की पावर 0 है तो ये वैल्यू तो पूरी 1 हो जाएगी। तो r और k की यूनिट सेम होगी ज़ीरो ऑर्डर के लिए। r कितना होता है बेटा, मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1, दैट इज़ योर k फॉर द ज़ीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन। वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर यही मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोला, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की यूनिट देखते हैं। ओके, नाउ r इज इक्वल्स टू k, a की पावर 1 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देख लो, मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 इज इक्वल्स टू k, a क्या होगा, मोल लीटर रेज टू -1। ओके, तो k विल बी इक्वल्स टू मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 अपॉन मोल लीटर रेज टू -1, कैंसिल, k इज इक्वल्स टू सेकेंड रेज टू -1 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल, इजी था, है ना। किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में रैंडमली आया कि भाई सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालो, तो भी आप निकाल लोगे यार। क्या करना है, तो यहाँ पर मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 कॉमन रहने वाला है। यहाँ पर k a की पावर 2 हो जाएगा। a की पावर 2 होगा तो आप इसे कैसे यूज़ करोगे, वेरी सिंपल, ये मोल लीटर रेज टू -1 सेकेंड रेज टू -1 अपॉन मोल लीटर रेज टू -1 मोल लीटर रेज टू -1, 2 बार आएगा, पहले वाला पहले वाले से कट जाएगा और सबका पावर चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट जाएगा इस वजह से। तो हमारे पास यूनिट क्या आ जा रही है बच्चों, k will be equals to मोल रेज टू -1 लीटर सेकेंड रेज टू -1। किसी भी ऑर्डर का आप इसी तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस कर लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कई बार क्वेश्चन में कुछ चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की जाती हैं, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में अमोनिया का केस दिया है। तो जो हेबर्स प्रोसेस वाला अमोनिया है, NH3N2 प्लस 3H2, ठीक है। कायदे से इस रिएक्शन का मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगी, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो R विल बी इक्वल्स टू K NH3 की पावर 1 कंसीडर किया जाएगा। बट एक्चुअली इट appears to be first order, but it is ज़ीरो ऑर्डर। कैसे ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा ये भी बता देती हूँ, समझिएगा ध्यान से। जितने भी रिएक्शन हैं जो किसी मेटल की प्रेजेंस में कैरी आउट होते हैं, जैसे कि ये रिएक्शन आयन सरफेस पे होता है, आयन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो देयर आर सो मेनी रिएक्शन जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक मेटल एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये मेरे पास प्लैटिनम की आयन की सरफेस है, ठीक है बेटा। पहले हम जितना अमोनिया यानी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा था। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। हायर इज द इनटेक ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ आयन, मोर विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब कब सही हो रहा था, जब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन लो था। अब मैंने क्या किया, मैंने केस चेंज कर दिया। नाउ अमोनिया मैं एक्सेस क्वांटिटी में लेने जा रही हूँ, नीचे ले लेते हैं, अमोनिया इज इन एक्सेस। जैसे ही आप एक्सेस क्वांटिटी में लोगे, लेट मी टेल यू, ये सरफेस तो ऑलरेडी अमोनिया से ऑक्यूपाइड है।
आयन ऑलरेडी ढेर सारे अमोनिया को अपने सरफेस पे ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका है, फिर भी आप लगातार अगर उस पर अमोनिया डालते रहोगे तो क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक लिमिट के बाद अगर आपने फिर भी एक्सेस क्वांटिटी में अमोनिया डाला तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये वही बात हो गई, मेरे को भूख लगी है तो आपने थाली में खाना डाला और मैंने खा लिया, ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा था। भूख आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई ऑफ फूड। जितना तेज़ी से फूड सप्लाई हो रहा है उतनी तेज़ी से आप कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन अगर आपका पेट ही भर गया तो पेट भर गया तो भले ही थाली में कितना भी खाना हो वो आप खा नहीं पाओगे। वही हालात यहाँ पर हैं। तो भाई जब अमोनिया एक्सेस क्वांटिटी में हो तो R विल बिकम इक्वल्स टू K NH3 की पावर 0। ये याद रखना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, और वो क्या है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन सभी को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। चाहे क्वेश्चन में मेंशन किया हो नहीं किया हो, आपको उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कंसीडर करना है। आई होप आई मेड दिस बोथ पॉइंट क्लियर। नाउ वी कैन हेड टुवर्ड्स मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। आ जाइए, मॉलिक्यूलैरिटी से पहले एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया। दिमाग चलता रहता है और मुद्दे याद आते रहते तो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होते हैं द रिएक्शंस which takes place in single step, which takes place in single step। एक ही बार में रिएक्शन हो जाती है तो हम उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं बेटा, उसके अंदर अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर एक्स लिख देती हूँ भाई, नहीं तो बोलोगे मैम आपने पहले एक्स लिखा था अब चेंज कर दिया, ठीक है। ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ए मोल्स ऑफ ए है, बी मोल्स ऑफ बी है, गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। मान लीजिए ये गिवन रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में x और y इस कोफिशिएंट के इक्वल होगा। x will be equals to a and y will be equals to b only for the case of elementary reaction, जहाँ रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम ये क्यों पढ़ा रहे हो, आ जाओ बताती हूँ, अब समझ आएगा। Let's take the another case, that is complex reaction. Reactions which takes place in more than one step, एक स्टेप से अगर ज़्यादा लग रहा है उस रिएक्शन में तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके चलिए अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ जो आपने हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में ही पढ़ा है। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बेटा, ये C है, CH3 CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे Br माइनस, ओके, यहाँ पर OH माइनस है और मुझे इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आई एम राइटिंग CH3 CH3 उल्टा लिख दिया यार, OH ले लो भाई यहाँ पे पहले तो सही रहेगा। यहाँ पर OH है और यहाँ पर प्लस HBr ले लेते हैं, ओके हाँ जी, ओके तो यहाँ पर Br फॉर्म हुआ। अब देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मुझे दो रिएक्टिंग स्पीशीज साफ साफ दिखाई दे रही हैं, तो क्या इसका रेट का एक्सप्रेशन R इज इक्वल्स टू K, ए क्या हो जाएगा, अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ये ले लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल है और दूसरा है बेटा HBr है। बात को अच्छे से समझना,
रेट इज इक्वल्स टू के एंड देन यू हैव 3 डिग्री अल्कोहल एंड HBr। तो क्या रेट का एक्सप्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है? इससे देख के तो यही लग रहा है, बट एक्चुअली ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर आपने मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा तो आपको अच्छे से पता है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप में होती है तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्लो स्टेप होता है, जिसके अंदर आपका CH3 CH3 अल्काइल हैलाइड ही ले लो, अल्काइल। वैसे दोनों तरीके से रिएक्शन हो सकती है, आपके ऊपर है। ये Br है और ये OH है। मैंने सिर्फ रिएक्टिंग स्पीशीज चेंज किए ताकि आपको रिलेटेबल लगे, ठीक है। चलो ओके, तो स्लो स्टेप में क्या हुआ बेटा? ये जो Br है ये खुद ब खुद बाहर निकल गया और क्या बनाया? कार्बोकैटायन। अच्छे से याद है आपको हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स, ठीक है। ये आपका स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में कौन क्या हो रहा था? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था बैक साइड से, तो CH3 CH3 पॉजिटिव, ठीक है। बैक साइड से या फ्रंट साइड से, किसी भी साइड से आपका OH माइनस अटैक करेगा तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये हमने पढ़ा था, करेक्ट, याद है? रिटेंशन इन कन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन इन कन्फिगरेशन। तो CH3 यहाँ पर OH एंड one minute, I will write it here, CH3 OH, करेक्ट। तो ये रिएक्शन बच्चा 2 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप आपका क्या था? स्लो स्टेप है, करेक्ट है ना। दूसरा स्टेप क्या होगा आपका? रेट डिटरमाइनिंग। ये स्लो स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप को हम और क्या बोलते हैं? RDS, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बोलोगे आप? ये फास्ट स्टेप है, ये भी हो रहा है रिएक्शन, बट ये स्टेप आपका फास्ट स्टेप है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसके हिसाब से उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। इसके हिसाब से नहीं लिखा जाता, या ये फाइनल रिएक्शन के हिसाब से नहीं लिखा जाता। जो स्लो स्टेप होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इस स्टेप के हिसाब से होगा तो रेट विल बी इक्वल्स टू के और यहाँ पर RX होगा, क्योंकि सिर्फ क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? रिएक्टिंग स्पीशीज ही इन्वॉल्व है, तो RX होगा। समझ गए? ओके, यही बात समझनी थी, बड़ी ही सिंपल है। इसीलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते थे, यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकती हूँ। भले ही आपको रिएक्शन में 2 रिएक्टिंग स्पीशीज दिखें, लेकिन इसका ऑर्डर 2 नहीं होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है? रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही थी, जिसमें फर्स्ट स्टेप इज़ योर स्लो स्टेप एंड स्लो स्टेप के हिसाब से रेट का एक्सप्रेशन होगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा। सो आई होप आई मेड यू वेरी क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्लियर है बच्चा पार्टी? ओके, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। What is molecularity of reaction? Pay attention carefully. बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। देखो, number of reacting species which undergoes simultaneous collisions is known as molecularity of reaction. किसी भी रिएक्शन के अंदर जब तक मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अगर मुझे मॉलिक्यूलैरिटी बतानी है तो भैया जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है एक दूसरे से जो साइमल्टेनियस कोलिजन करते हैं उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। अगर सिर्फ एक ही है, 1 से 2 बन रहे हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर। वैसे इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है बट जस्ट बता देती हूँ। पहला, इट कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर,
it can be bimolecular or it can be trimolecular. करेक्ट बच्चा। यूनिमोलिकुलर में सिंगल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बाईमोलिकुलर का देखिए 2NH3 gives N2 + 3H2, तो ये क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस कोलिजन करे तो बाईमोलिकुलर हो गया। ऐसे ही H2 + I2 gives 2HI, वो भी बाईमोलिकुलर हो गया। ट्राईमोलिकुलर रिएक्शंस होता है, यूनिमोलिकुलर मतलब सिंगल ही एक ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट देता है तो वो यूनिमोलिकुलर हो गया। इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 2-3 मुद्दे बताना चाहती थी, और वो ये है बच्चा कि आपका मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी अगर ज़ीरो हो गया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शन। ओके, तो अगर आपको मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आ जाए तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे मॉलिक्यूलैरिटी, यहाँ पर बच्चा लिखोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले दोनों की डेफिनेशन हो गई, तो डेफिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन, दोनों का लिखा चुकी हूँ मैं। दूसरा पॉइंट हो गया मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन never be zero. Order of reaction can be zero. Correct. Molecularity can never be fraction. Never be fraction. Order of reaction can be fraction. Correct. ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है? थियोरेटिकली डिटरमाइन किया जाता है। दैट्स ऑल, मोर देन इनफ। 4 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। और ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 3 पॉइंट्स इफ यू आर राइटिंग दे आर मोर देन इनफ। ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, कैन नेवर बी मोर देन 3। ठीक है, 3 से ऊपर नहीं होता है, और ये इट कैन बी। करेक्ट। तो दैट्स ऑल। सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट करना है एग्जाम में। मैम इज राइटिंग बिकॉज आई डोंट हैव टू स्कोर मार्क्स ओवर हियर, बट you have to complete the sentences nicely when you are writing, because this time your paper is theory based. Okay, चलिए अब आगे के 15 से 20 मिनट वो सेगमेंट है जिसके अंदर इस चैप्टर से मेजर क्वेश्चंस आते हैं, और ये सेगमेंट आपने अच्छे से होल्ड ऑन कर लिया, इसके ग्राफ्स अच्छे से कर लिए, तो आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से सॉर्टेड है। आ जाइए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस? A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of D। इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड आई कैन ऑल्सो राइट इट एज इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो मैं रेट के एक्सप्रेशन को इन दोनों चीज़ों से डिनोट करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं इसे लिखूँगी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। ये इस तरीके से जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ओके, नाउ ये इंडिविजुअली आपको करना है। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हेड टुवर्ड्स ज़ीरो ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो करेंगे ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए करेंगे। बड़ी सुंदर सी हैंडराइटिंग में अक्षरों में ये नोट्स बनाएंगे। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट विल बी इक्वल्स टू के, यहाँ पर R और R की पावर 0 होगा। करेक्ट। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ये भी हमें समझ आ रहा है। आई विल राइट इट अगेन इट लाइक दिस।
तो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, यही हुआ क्योंकि ये तो पूरा कितना हो जाएगा 1. ओके, let's head forward with this equation, correct? Okay, so I will write it here as minus dr is equals to k dt, correct? Now I will carry forward the integration. So integrating on both sides, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करने के बाद dr is equals to minus k dt. इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन आता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बच्चा वो क्या आएगा, r is equals to minus kt plus i. ठीक है, यहाँ पर i को क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, करेक्ट. इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन किस पे आएगा वो मैं बताऊंगी आपको. अच्छा, अब देख लीजिए, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए आपका r इज इक्वल्स टू r नॉट. ये जो r है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा. ठीक है, तो मेरे पास रेट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू माइनस के एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया, प्लस r इज इक्वल्स टू आर नॉट. तो ये r की जगह मैं क्या लिख दूंगी बच्चा, आर नॉट. ठीक है, तो आई कैन राइट इट हियर एज आर नॉट इज इक्वल्स टू आई, करेक्ट है ना. तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके मैं नेक्स्ट सेगमेंट पर आगे बढ़ूं. ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, तो मैं पुट 2 in 1, सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में रखिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, करेक्ट. ये आ गया आपका एक्सप्रेशन. ठीक है, एकदम करेक्ट है. तो आप इसे क्या करोगे, ये वाले को y एक्सिस पे ले लो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो y एक्सिस पे r होगा, x एक्सिस पे टाइम होगा. तो आई कैन मेक द ग्राफ ओवर हियर. ठीक है, y एक्सिस पे r, इधर टाइम नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन आएगी. c इंटरसेप्ट है तो दिस इज इक्वल्स टू r नॉट. ठीक है, एंड दिस स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k, करेक्ट. ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई. फाइनल आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, करेक्ट. ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू के. आई वुड लव टू राइट इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे ओह, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया बच्चा, हमने पहले ही इसको पूरा अच्छे से कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू के. कभी भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो या टाइम निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर द ग्राफ एज वेल एज द स्लोप. फाइन. तो मुझे अब आई डोंट थिंक कि मुझे इस स्लाइड की ज़रूरत है. ये स्लाइड को हम कर देते हैं डिलीट, करेक्ट. हाँ जी बच्चों, ओके. ये स्लोप भी हमने कर लिया है तो इसको भी कर देते हैं डिलीट. ओके, एंड नाउ we can head towards the first order reaction, correct. okay, first order reaction पे आ जाते हैं. मजा आई. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट विल बी इक्वल्स टू के r की पावर 1. ठीक है, तो आई कैन राइट इट हियर एज माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू के आर. है ना, सही है ना बच्चा लोग.
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे एक न्यूमेरिकल कराना है आप लोगों को, मैंने स्पेशली एक न्यूमेरिकल छांट के रखा है, हालांकि मैंने स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो वो फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ऑल राइट डैनियल, फाइन फाइन। शैल वी कंटिन्यू? यस, कुछ गड़बड़ नहीं की है ना बच्चों? यहाँ पे साइन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है मेरे से? r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, करेक्ट? तो r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस के है। ओहो हो, ये बच्चा ये माइनस के है, तो मैं इसको री राइट करूँगी। लेट्स टेक इट अप ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, क्या था? r माइनस आर नॉट, r माइनस आर नॉट अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस के है ज़ीरो ऑर्डर के लिए, उसको इस नेगेटिव साइन को शिफ्ट कर लीजिए तो आपका हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। प्लीज़ ये थोड़ा सा करेक्शन, साइन में मिस्टेक हो गई थी, ये हो गया आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन, करेक्ट? अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन आपको बोर्ड पे लिखा है वो एकदम क्लियर है। अब क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू के डी टी, करेक्ट? नेगेटिव को इधर ले आओ, ठीक है? और अब हम इसको क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, करेक्ट? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है, ठीक है? तो आई कैन राइट इट हियर एज, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, है ना, ये ज़ीरो ऑर्डर वाला है, इसको इसमें इंक्लूड मत करना, इसको अलग से ही रखना, ठीक है? ये लिख दिया है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना? जब इसको सब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, ठीक है? अब इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा तो फिर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? माइनस नेगेटिव साइन एक ही साइड रखो, या तो यहाँ पे रख लो या तो यहाँ पे रख लो, ठीक है? एक ही जगह रखते हैं बेटा, नहीं तो दोनों साइड से कंफ्यूजन हो रही है, इधर ही रहने देते हैं। इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी, यहीं पे नेगेटिव है, ओके फाइन। चलिए अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर मान लीजिए टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू ज़ीरो बेटा क्या होगा? एल एन आर विल बी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट, करेक्ट? तो आई विल री राइट दिस इक्वेशन एज माइनस एल एन आर इज इक्वल्स टू, ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? तो एल एन आर विल बी इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो ये आपका इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, पॉइंट सॉर्टेड। तो माइनस एल एन आर इज इक्वल्स टू के टी माइनस एल एन आर नॉट, फिनिश। यहाँ तक आ गया एक्सप्रेशन, अब कुछ करना ही नहीं है। अब आपको क्या करना है बच्चा, यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए। सो हाँ, एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर इज इक्वल्स टू के टी, समझ गए? यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, टी के टर्म्स में लिखोगे तो टी क्या हो जाएगा? एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर अपॉन के, ऐसे भी लिख सकते हो, बट एल एन में वैल्यूज निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, तो आई विल री राइट इट एज टी इज इक्वल्स टू 2.303 by k log to the base 10 initial concentration upon final concentration. This final formula you can take for solving the numerical most important formula of this chapter. Okay? Yes, I can also write it as kt upon 2.303 is equals to log to the base 10 r naught upon r, correct?
जिस तरीके से भी एक्सप्रेशन को लिखना है लिखो और इसका ग्राफ बनाना है बच्चा। तो मेरे लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये बताऊं, ये वाला इक्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेरिवेशन में कुछ नहीं करना है, बस यहाँ इस स्टेप में ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। नाउ ग्राफ यू कैन सी, अगर मैं ln r वर्सेस t का ग्राफ बनाती हूँ, ln r वर्सेस t का ग्राफ बनाती हूँ, तो ये नेगेटिव स्लोप डिनोट करता है। ये ग्राफ आपकी NCERT का है तो कृपया करके याद रखें, ठीक है। दिस ग्राफ इज बिटवीन टाइम एंड योर LNR, ठीक है, वेयर k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप। अगर मैं log r0 बाई r, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिया है log r0 बाई r लिया है, ठीक है, log r0 बाई r वर्सेस t, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी एंड योर स्लोप विल बी इक्वल्स टू k अपॉन 2.303। ये भी याद रखें। फिनिश, दैट्स ऑल, ठीक है। सो आई होप आई मेड यू वेरी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। नाउ वी आर लेफ्ट विथ लास्ट टू टॉपिक्स। पहला सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। तो आई थिंक मुझे हाफ लाइफ पीरियड पहले ले लेना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज हाफ लाइफ बेटा? जब भी किसी रिएक्टिंग स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन जिस टाइम पर आधा हो जाता है उस टाइम को उसका हाफ लाइफ कहा जाता है। द टाइम एट विच द concentration of a reacting species reaches to half is known as half life of the reaction, जिसे हम t half से डिनोट करते हैं, करेक्ट। अब इसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो अगर आपका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा एक्सप्रेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया है, और वो क्या है, ये रहा, ये r0 माइनस r बाई टी, r0 माइनस r बाई टी, दैट इज इक्वल्स टू k, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अभी मुझे क्या निकालना है, तो देखो, whenever you are talking about half life of the reaction बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन r इज इक्वल्स टू r0 बाई 2 हो जाएगा एंड टाइम t इज इक्वल्स टू t हाफ लेना है। जब ये दोनों एक्सप्रेशन रखोगे आप यहाँ पर, तो देखो आपको क्या वैल्यू मिलती है। सो दिस विल बी r0 माइनस r0 बाई 2 अपॉन k इज इक्वल्स टू t हाफ। आपको क्या मिलेगा, r0 बाई 2k इज इक्वल्स टू t हाफ। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का कभी भी t हाफ निकालना है तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला, t half is directly proportional to initial concentration of reactant upon 2k where k is rate constant। तो ये t half का फॉर्मूला ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई k log to the base 10 r0 बाई r, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, r इज इक्वल्स टू r0 बाई 2, इस वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करना है। तो t हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई k log to the base 10 r0 अपॉन r0 और यहाँ पर 2, ये कट गया, log to the base 10 2 है, log to the base 10 2 की वैल्यू लिखी आपने 2.3.3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 0.3010 होता है इसकी वैल्यू। तो लास्ट में आपको मिलेगा 0.693 बाई के, ये याद रखना है। यहाँ पर देखिए हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर लिख लीजिए हाफ लाइफ ऑफ first order reaction is independent
of the initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant. Okay, and यही चीज half life of zero order reaction is directly proportional to concentration, initial concentration of reactant. खत्म. T half is also done. तो दो ही फॉर्मूला है. T half is equals to R naught by 2K. T half is equals to 0.693 by K. और K is equals to R naught minus R by T, and K is equals to 2.303 by T log to the base 10 R naught upon R. ये चार फॉर्मूला अगर आपने इस चैप्टर पे ग्रिप अच्छे से होल्ड ऑन करनी है तो ये चार फॉर्मूला अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इस पर न्यूमेरिकल अच्छे से कर लिया है तो यू आर मोर देन सॉर्टेड. आपने आग लगा दी है इस चैप्टर में और समझ जाइए पूरा फुल होल्ड ऑन है. इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी बेटा. प्राइम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखिए कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर. मैक्स टू मैक्स ये चीज़ कर सकते हैं. खुद से करिए, नहीं होता है खुद से तो मैम का जो एक्सक्लूसिव टॉपर्स बैच है जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में है उसमें जुड़ जाइए. 499 रुपीज़ में आपका जा रहा है एनसीईआरटी का कंप्लीट सल्यूशन और दूसरा मैं आपको करा रही हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन. आप वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं 10 सैम्पल पेपर्स वो हम सॉल्व करेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम की ड्यूरेशन नज़दीक आएगी. तो खुद से करिए, वेल एंड गुड, क्योंकि थियोरी हमने पूरी पढ़ा दी है. बहुत सारे न्यूमेरिकल के सेशन ऑलरेडी वाईटी पे कंडक्टेड हैं. अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम मैम के साथ करेंगे, देयर इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर आप मेरे साथ बैठ के आपको लगता है आप सिलेबस बहुत इजीली और बहुत फटाफट से कंप्लीट कर पाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉपर्स बैच की लिंक दी है, फटाफट से जाओ और एनरोल कर लो. दैट्स ऑल, प्रॉब्लम सॉर्टेड. ठीक है. और अमाउंट इतना मिनिमम है कि आपको पे करने में दुख, दर्द और तकलीफ़ का भी एहसास बिल्कुल नहीं होगा. उस बात का मैंने ध्यान रखा है क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के लिए प्राइस पे नहीं करते हो उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं चलती है और आप उसको सीरियसली नहीं लेते हो. खैर, ऑन दैट पॉजिटिव नोट ये चीज़ें कर ली, ये टेबल मैंने आपको बता दिया. लास्ट एक टॉपिक है वो है, छुटकू सा टॉपिक है, करा देती हूँ. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन which is not actually first order but it appears to be first order. The reaction which is not first order but appears to be first order. एक एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, दैट्स ऑल. फिर चैप्टर आपका डिंक चिक्का ख़त्म. ये देखिए CH3COO C2H5 एस्टर है. एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में. क्या फॉर्म होगा? एसिड फॉर्म होगा और आपका अल्कोहल फॉर्म होगा. इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन आप लिखते हो तो रेट विल बी इक्वल्स टू K. यहाँ पर पानी, यहाँ पर CH3COO C2H5. ठीक है. कायदे से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी अपीयर हो रही है इस रिएक्शन में बेटा? शक्ल से ये कैसा लग रहा है? शक्ल है इसकी सेकेंड ऑर्डर वाली. लेकिन अब इसकी अक्ल को देखते हैं. तो बेटा वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट हमेशा किसी भी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है. ठीक है. मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, इसके इतने मोल है, 0.01 मोल है. वाटर के 10 मोल हैं जो कि इसके सामने वाटर का मोल बहुत ही ज़्यादा हाई है. ठीक है. ये इनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थे.
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखती हूँ। मान लीजिए रिएक्शन हुआ, CH3COOH भी 0.01 मोल बना, अल्कोहल भी 0.01 मोल बना, ठीक है बेटा। तो मुझे बताइए इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, जो भी इनिशियल है उसमें से माइनस कर दो, ठीक है, वो उतना बनेगा। और ये 10 में से भी 10 माइनस 0.01, 0.01 माइनस 0.01, ये तो बचा ही नहीं, ये तो 0 हो गया। 10 माइनस 0.01 0.09। हाय, वाटर के कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, 0.01, 10 मोल में 0.01 मोल कम होगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। यानी कायदे से वाटर एज अ सॉल्वेंट पूरे रिएक्शन में कांस्टेंट पे बना हुआ है। तो मैं क्या कर रही हूँ, वाटर को इसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट बना लेती हूँ। K into water will give you a new constant, that is K dash. Now the rate expression is equals to K dash and CH3COO C2H5. तो अब ये रिएक्शन कैसी दिखने लगी बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर। बट क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी और ज़बरदस्ती फर्स्ट ऑर्डर दिख रही है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बात समझ में आ गई? बस इतना सा ही था आपका केमिकल काइनेटिक्स। और कायदे से मैंने 1 घंटे 15 मिनट के अंदर ये पूरे चैप्टर की थ्योरी आपको अच्छे से करा दी है। आप फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इसे 1 घंटे के अंदर फिनिश कर सकते हैं। जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देख सकते हैं। प्री बोर्ड्स में देख सकते हैं, बोर्ड्स में देख सकते हैं। यानी कि ऑल इन ऑल ये फुल ऑन रिविजन आपके लिए था एक्सक्लूसिवली। आपको क्या करना है, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा वो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगी कि उसे टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से कराऊं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के साथ ही याद हो जाएं। ये सब कर लोगे ना, फिर एक चीज़ रह जाती है बेटा, अगर 35 on 35 स्कोर करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, खुद से करो, बैठ कर करो। इतनी सारी बुक्स है, ओसवाल है, अरिहंत है, MTG है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी मैम है। आपकी मैम कैसे हेल्प कर रही है? नीचे टॉपर्स बैच की लिंक दी है 499 रुपीज़ में। एक्सक्लूसिवली बैच 25th से स्टार्ट हो रही है। what you need to do is simply enroll and go ahead। NCERT सोल्यूशन पूरा मिलेगा लाइव, आप अपने डाउट्स भी पूछ पाएंगे। और तीसरा, एग्ज़ाम के नज़दीक आने पर आपको 10 सैम्पल पेपर भी मैम के साथ करने को मिलेगा। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं। जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, गो एंड एनरोल now. So thank you so much for watching my dear students. I hope this session was really helpful for you, क्योंकि इसके आगे का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से डिलीटेड है और इसीलिए I would love to write thank you for you all. Please make sure सेशन को आपने लाइक किया है, क्योंकि आपके लाइक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। That is equivalent to your love. And the second most important thing is you need to be the part of SSC family and you need to be my kabutar, which I would love to have you as on my family member. So thank you so much बच्चा, मिलते हैं next class में। Till then take care, love you all, bye bye, see you in the next class with lots of love and lots of energy. Also टॉपर्स बैच में भी मिलने की पूरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है। सो भाई चलिए निकले अब, जिंदगी सवार